वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद सचिन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सचिन पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी टीईटी व सीटीईटी से संबंधित गणित विषय के कुछ मुख्य 30 प्रश्न जो विगत वर्षों में इन परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। प्रत्येक प्रश्न को हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करना सीखेंगे और जहाँ आपको शॉर्ट ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगा और जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आपको एक्सप्लेन करके पूरा बताऊँगा। अच्छा, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको यूपी डीएलएड और यूपी टेट सीटेट से संबंधित गणित विषय का स्टडी मटेरियल पूरा प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आपसे पहले प्रश्न में पूछा गया है, संलग्न चित्र में रेखा पी ए क्यू वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है। चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और यहाँ पे एक कोण दिया गया है 70 अंश CAQ और एक कोण निकालना है आपको ABC आपको निकालना है। देखिए, चित्र जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। ये कोण आपको 70 अंश दिया गया है पूरा और ये आपको निकालना है। अब यहाँ हम देखेंगे, अगर हम ये रेखा मिला दें, ये त्रिज्याएँ मिला दें, तो ये जो कोण होगा ये होगा आपका 90 अंश। ये एक प्रमेय होती है कि अगर हम केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएं, किसी भी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाएं तो वह उस पर लंब डालती है, यानी 90 अंश का कोण बनाती है। तो अंदर बचा आपका 20 और ये दोनों त्रिज्याएं हैं त्रिभुज A और C में। आप देखिए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। जो आपका ये कोण है और ये 90, तो ये बचा था आपका 20, तो ये भी 20 हो गया। अंदर O पर जो केंद्र पर जो कोण निकल के आ रहा है AOC वो आपका आएगा 140, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश। तो ये आपका निकल गया है 140। अब अगर हम AC जो जीवा है वृत्त की AC को देखें, ये जीवा, अगर हम AC को देखें तो ये एक कोण केंद्र पर बना रही है और एक इस परिधि पर बना रही है। तो एक प्रमेय होती है कि वृत्त की जो परिधि पर कोण बनता है किसी भी जीवा द्वारा वो केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। तो यहाँ पर ये जो कोण निकल के आएगा आपका 70 अंश। ठीक है, अब यहाँ तक आप सीख लिए। मैंने A, D और C 70 आपको निकाल के दिखा दिया। अब इसके बाद आपको पूछा तो ABC गया था, तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे, इसको मिटाना पड़ेगा हमें। देखिए, ये आपका 70 मैंने निकाल दिया है और आपसे कहा गया है कि ये चतुर्भुज ABCD जो है एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण जो होते हैं उनका मान होता है 180 अंश अगर उनको जोड़ें तब, यानी आमने सामने के कोणों को जोड़ने पर आता है 180 अंश। अब अगर हमारा कोण D जो है वो 70 है तो कोण B निकालने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, कोण D को 180 में से घटा दीजिए आप, कितना बचेगा 110 अंश। ठीक है, ये आपको उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे जो इसका मान आएगा 110 अंश सही होगा। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, शॉर्ट ट्रिक से ये क्वेश्चन ऐसे होता है, आप एक बार समझ लें कि 8 - 6 और बटे में जो दूसरा नंबर होता है छोटा वाला वो × 100। ठीक है, यहाँ आपका बचेगा 2/6 × 100, 2 × 6, यानी आपका जो आंसर निकल के आया वो आया 100/3। 100/3 को हम सही बटे के रूप में लिखेंगे तो 33 × 99 और 100/3%। ये जो मैंने 100 का गुणा किया ये प्रतिशत लाभ निकालने के लिए किया है। ठीक है, यानी आपका जो आंसर है यहाँ पे वो ऑप्शन A सही है, 33 सही है, 1/3%। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल आप ऑप्शन देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक आप पहले 3/5 का मान लिखिए, कितना होगा पॉइंट में लिखेंगे हम तो 0.6 होगा, और 4/5 का मान लिखिए, 4/5 का मान होगा 0.8। अब इनमें आप भाग, ये आपस में इनके पॉइंट में मान निकालिए और देखिए कौन सा नंबर 0.6 और 0.8 के बीच में नहीं आ रहा है। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे भाग निकाल के तो आप देखेंगे ऑप्शन D जो है उसका मान नहीं आएगा, क्योंकि वो 16 है और मैं आपको भाग करके उसी को दिखा देता हूँ। 30 का इसमें भाग नहीं जाएगा तो 0, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो अब आप भाग करेंगे तो 30 × 5 = 150। देखिए आप 0.5 आ गया है, आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें यहीं से पता चल गया है कि ये नंबर इन दोनों के बीच में नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन D आपका सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि यदि 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य 92 रुपये है, 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य 68 यानी 68 रुपये है, तब 24 पेन का मूल्य बताइए। देखिए इसको कैसे करेंगे, 3 पेन हमने यहाँ पे लिखे 3 पेन, ठीक है, 3 पेन धन 2 पेंसिल, पेंसिल को ऐसे शॉर्टकट में लिखे दे रहा हूँ, पेन मैंने पूरा लिख दिया था, और 4 रबर, इनका मूल्य आपको दिया गया है 92 रुपये 92। ठीक है, और आपको दिया गया है 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य 68 रुपीज़। आप देखिए पहले वाले समीकरण को दूसरे वाले समीकरण के बराबर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2 पेंसिल हैं, यहाँ 4 रबर हैं,
और यहाँ पे 8 पेंसिल हैं। तो अगर हम इसमें इस ऊपर वाले समीकरण में पूरे में 4 का गुणा कर दें, यानी देखिए यहाँ पे हम 4 का गुणा करके लिखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 12 पेन। पेन को मैं पूरा लिख रहा हूँ, पेंसिल को शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। और 8 पेंसिल आपका था, तो आप 2 में 4 का गुणा हो जाएगा, तो 8 पेंसिल हो जाएगा। धन 4 रबड़ थी, तो 4 का गुणा होगा 16 रबड़ हो जाएंगी आपकी। ऊपर 92 में भी 4 का गुणा होगा, पूरे समीकरण में होता है, तो 4 दूनी 8 और 4 निम 36। अब आप देखिए, अगर हम नीचे वाले समीकरण में से ऊपर वाले समीकरण को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। अगर हम घटाते हैं तो 8 पेंसिल कट गई और ये 16 रबड़ कट गया। घटाने पर आप देखेंगे ये माइनस में हो जाएंगे ना, तो घट जाएंगे, तो आपका निकलेगा 12 पेन। 12 पेन का मान आएगा, इसमें से इस नंबर को घटाएंगे तो 0 0 3। और 24 पेन का पूछा गया था, तो आप जाहिर सी बात है 12 पेन का 300 है, तो 24 का कितना हो गया 600। ये तो आपको भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है केवल 3 कोण, 2 कोण 1 भुजा, केवल 3 भुजाएं, 2 भुजा और उनके मध्य कोण। यहाँ पे देखिए, आपको ये जब त्रिभुज पढ़ाया जाता है तो आपको हमें बताया जाता है कि अगर हमारे पास केवल 3 कोण दिए गए हैं, कोई भी भुजा नहीं दी गई, तो हम कैसे त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, बाकी ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन एक गलत नहीं है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन आपका चुना जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। देखिए, ये सवाल 2 तरीके से पूछा जाता है। एक आपसे यहाँ डायरेक्ट पूछ सकता है कि इसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, और कितने गुना बढ़ जाएगा ये चीज़ होती है अलग, दोनों लैंग्वेज में अंतर होता है। तो इसको देखो कैसे करेंगे हम। एक फॉर्मूला होता है, शॉर्ट ट्रिक का आप याद रखिए ऐसे सवालों के लिए। एक्स ये प्रतिशत में है, वृद्धि प्रतिशत है आपका, XY/100, ये टोटल आपका परसेंटेज है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको लिखें 50 20 प्लस 50 गुणा 20 बटे 100, तो ये दोनों जीरो कट गई। यहाँ पे आपका आ गया 50 20 70 और 5 दूनी 10, 70 10 80% उसका क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, 80% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अब 80% का मतलब क्या होगा आपका, 80% का मतलब क्या होगा 80/100, दोनों जीरो काट दीजिए। ठीक है, इसको नंबर परसेंटेज हटा के नंबर में चेंज कर लिया हमने, तो 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, यानी आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4/5। देख लीजिए आपके विकल्प में भी ये आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट पैमाने में ताप होगा। वैसे तो आपको नॉर्मली ये चीज़ पता होगी, जब हम जो फीवर मापने वाला, पारे वाला या कोई सा भी आप टेम्परेचर को मापने वाला जो यंत्र आता है, ठीक है, थर्मामीटर आप अगर लेते हैं उसको, तो उसमें लिखा रहता है कि एक सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर इसको निकालने की बात करें तो मैं आपको एक फार्मूला बता दे रहा हूँ, आप उसमें मान रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फ़ारेनहाइट बराबर आपका होता है सेल्सियस इंटू 9/5 + 32। आप अगर सेल्सियस की जगह पे यहाँ पे 37 रखें, इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इतना ही निकल के आएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल थोड़ा बड़ा है और इसमें आपसे पूछा गया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ऐसे डॉट 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 9 स्क्वायर तक 285 आपको दिया गया है। देखिए जो क्वेश्चन में दिया गया है हमें उसका मान निकालना है। क्वेश्चन में यहाँ पे हमें दिया गया है, कहाँ गया सवाल, ये रहा। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 0.11 वर्ग, 0.22 वर्ग, इसी प्रकार ये सीरीज चलती जा रही है 0.99 वर्ग तक। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आप देखिए मैं आपको केवल एक स्टेप करके दिखाऊंगा कि इसमें अगर हम 0.11 गुणा 1 लिखें इस पहले वाले को, तब भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरे वाले को 0.11 गुणा में 2 अंदर वर्ग लिखें, तब भी तो वही बात रह रही है। अब अगर इस पूरी लाइन में से हम 0.11 का वर्ग कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर ब्रैकेट में बचेगा 1 स्क्वायर और आपका 2 स्क्वायर, ऐसे करके आपका 9 स्क्वायर तक बचेगा। इसका मान आपको दिया गया है 285 और इसमें हमें गुणा करना है 0.11 का वर्ग। अब देखिए अलग इसको गुणा कर लेते हैं, 285 और 0.11, पहले हम 11 के वर्ग यानी 121 से इसमें गुणा करते हैं, तो आपका आएगा 5 8 2 0 7 और 2 दूनी 4 1 5 और तीसरा नंबर आएगा फिर से 2 8 5 और इसको जोड़ेंगे। अगर हम जोड़ के यहाँ देखिए बीच में मैं लिख रहा हूँ 5 8 7 5 12 और 2 14, 1 हासिल लगा, 8 5 13 1 14, फिर से 1 हासिल लगा और 3। अब देखिए आप इन सबको भूल जाइए। अब देखिए यहाँ पर
2 अंक बाद दशमलव है, और जब हम इसका वर्ग कर रहे हैं तो 4 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, 2 बार गुणा होगा ना तो 4 अंक बाद दशमलव, यानी 3.4485, 3.4485। विकल्प 1 आपका सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज पर तिगनी हो जाएगी? सिंपल सी बात है, साधारण ब्याज आपको दिया गया है तो 10 वर्ष में दोगुनी हो रही है, कितने गुनी? 2 गुनी। ठीक है, अब आपको देखनी है, देखिए 10 वर्ष में वो राशि दोगुनी हो जाती है, यानी उस पर उस राशि जितना ही ब्याज मिल जाता है। सपोज कीजिए 100 रुपये है तो दोगुनी हो गई तो 200 हो गई ना, यानी 100 रुपये और ब्याज मिल गया, कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। तो 3 गुनी कितने वर्षों में होगी? यानी 10 वर्ष बाद फिर से 1 गुना बढ़ जाएगी ना वो, यानी अगेन 10 वर्ष बाद वो 1 गुना फिर से बढ़ जाएगी। इसको मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको एकदम नॉर्मली समझना है। देखिए 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो अगले 10 वर्ष में फिर से 1 गुनी हो जाएगी ना, तो यानी 20 वर्ष में कुल मिलाकर कितनी हो गई? 3 गुनी। ऐसे समझिए आप, कोई भी राशि 100 रुपये है, 10 वर्ष में वो दोगुनी हो जाती है, यानी 200 हो जाती है, यानी इस पर 100 रुपये ब्याज हमें मिल गया है, अगले 10 वर्ष में फिर से 100 रुपये ब्याज मिलेगा, साधारण ब्याज है ना, तो ये आप कितनी हो जाएगी? 300। तो कुल मिलाकर 10 और 10 20 वर्षों में आपकी 300 हो गई, यानी 3 गुनी होगी ना अपने आप की। तो आपसे यही पूछा गया था कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी, तो आपकी 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का वर्गाकार मैदान है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल याद कीजिए। देखिए ये सवाल कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, आपको बताऊंगा सारे क्वेश्चंस करने कैसे हैं। एक वृत्त है जिसके अंदर एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना होगा, अधिकतम वर्गाकार जो मैदान दिया गया है अधिकतम क्षेत्रफल वाला, उसका मतलब ये होता है कि वो वृत्त से परिधि से, यानी वृत्त की परिधि से उसके कॉर्नर जो होंगे, वर्ग के कॉर्नर वो टच करेंगे, ठीक है। अब अगर हम कॉर्नर से कॉर्नर वर्ग में मिलाते हैं तो ये हो गया वर्ग का विकर्ण। आपको पता है विकर्ण होता है आपका 2√a, ठीक है। और ये वृत्त का व्यास भी होगा, तो आपका वृत्त का व्यास यहाँ दिया गया 80 मीटर। यहाँ से a की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 80/√2, और a जो होती है वो होती है वर्ग की भुजा। विकर्ण 2√a कब होता है? जब वर्ग की भुजा a हो। और यहाँ पे आपके वर्ग का क्षेत्रफल, खेल के मैदान का क्षेत्रफल पूछा गया है, यानी a² पूछा गया है, तो आप इस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो आपका ऊपर आ जाएगा 80 × 80, और नीचे हो जाएगा √2 × √2। देखिए अंडर रूट का गुणा करने से रूट तो हट जाता है, आपको पता होगा। तो 80 आपका हो गया 6400, और यहाँ आ गया 2, और 2 से ये संख्या जब काटेंगे तो आपकी आएगी 3200, और इसकी यूनिट होगी वर्ग मीटर, तो यानी 3200 वर्ग मीटर। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 240 अंकों की एक परीक्षा में जो परीक्षार्थी था उसने 52 अंक अर्जित किए। पाई आलेख में इसका संगत कोण होगा। देखिए पाई आलेख मतलब होता है आपका रेडियन वाला जो होता है ना, यानी वृत्त। अब आप देखेंगे कि वृत्त में जो टोटल कोण होता है वो होता है 360 अंश, और यहाँ पे हमें टोटल पूर्णांक दिया है 240, यानी आपका 240 का, ये भी शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ आपको, 240 का मान जो होगा वो 360 के बराबर होगा, यानी 1 का मान जो होगा वो 360/240। ये एक नियम है, अगर हम 1 की वैल्यू निकालते हैं, कल भी मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो में बताया था, आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं, उनमें सब में मैं कुछ ना कुछ अच्छी ट्रिक बताता रहता हूँ। एक नियम है, यहाँ पे अगर आप 1 का मान निकालेंगे तो ये 240 है, इधर भाग में आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे किसी एक से ज़्यादा संख्या का निकालते हैं तो वह गुणा में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालना है 52 अंक का, 52 अंक का ही तो पाई आलेख बनाना है, तो 52 अंक का मान आपका निकल के आएगा। इधर था 360, दोनों तरफ यहाँ पे हमने इधर भी 52 का गुणा कर दिया और इधर भी, तभी तो यहाँ पे 52 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 240 × 52। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कट गया आपका 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, ठीक है। इस 2 से ये 52 कट गया 26 बार में, और 26 आपका कितना होता है 78, 78, 3 6 18, 1 हासिल, 3 दूनी 6 1 7, 78 अंश, ठीक है। यहाँ आपका जो ऑप्शन है वो सी सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि p का p प्रतिशत 36 हो तो p बराबर होगा, p का p प्रतिशत, देखिए p का p प्रतिशत यानी p का p प्रतिशत कितना होगा 36, तो p × p/100, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, 36 हो गया। अब आप देखेंगे p × p तो होता है p², और ये 100 का उधर गुणा हो जाएगा, ये नीचे उधर गुणा में चला जाएगा, तो आपका हो गया 3600। अब यहाँ पे अगर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं तो p का वर्गमूल p² का वर्गमूल p, और 3600 का वर्गमूल आपका होता है 60, ठीक है। तो यहाँ पे p का मान निकल के आया 60, यानी विकल्प संख्या डी, ये वाली, अरे ये वाली, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम यहाँ पे पूछ रहा है कि 2352 बराबर 2 की घात x गुणा 3 की घात y गुणा 7 की घात z, तो x + y + z का मान होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको 2352 के गुणनखंड निकालने होंगे, ठीक है, तभी हम इनको घात के रूप में लिख पाएंगे। पहले तो आप इसके गुणनखंड निकालिए, ऐसे गुणनखंड काटिए इसके, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छेक 12, फिर से 2 से कटेगा 2 पंचे 10,
2 8 16, 2 8 16, फिर से 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, दनिम 18 और 2 चौके 8, फिर से 2 से कटेगा, 2 एकम 2, सॉरी कॉमा गलत, कॉमा नहीं आएगा यहाँ पे, पूरा नंबर एक साथ है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, फिर यहाँ पे 3 से कटेगा, 3 चौको 12 और 3 निम 27। अब देखिए अब कटेगा 7 से आपका, तो ये 7 से कटा, आपका 7 आ गया, 7 सत्ते 49, फिर से 7 से कटेगा एक बार में। तो अब हमें इसके गुणनखंड लिखने हैं। गुणनखंड क्या आया आपके, 2 3 बार 4 बार 2 आ रहा है, तो 2 की घात 4 गुणा में 3 की घात 1 और 7 की घात 2। देखिए 7 2 बार है ना, एक ये और एक यहाँ पे, ठीक है। अब बराबर लगाएंगे और जो संख्या दी गई थी इसके तो हमने गुणनखंड काट के यहाँ लिख लिए, और जो संख्या दी गई थी ये, इसको ऐसे लिखेंगे। अब अगर हम तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x बराबर 4, y बराबर 1 और z बराबर आपका आएगा 2, ये है ना, ठीक है। अब आपसे पूछा गया था x प्लस वाई प्लस जेड, तो देखिए 4 और 1 5 और 2 7, x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आया निकल के 7, ठीक है, विकल्प 3 यानी सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 100 के समभाजकों की संख्या, 100 के समभाजकों की संख्या, भाजक मतलब होते हैं फैक्टर, तो समभाजक क्या होंगे 100 के। आप देखिए यहाँ पे 100 में किस से भाग जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से जाएगा, 11 12 13 14, ऐसे करके आप सोचते जाइए, 15 16 17 18, फिर आएगा आपका 20 और 20 के बाद आएगा आपका 25 और फिर आएगा 50, ठीक है। ये तो 100 के भाजक हो गए, कुल भाजक ये मैंने निकाल लिया। अब इसमें से सम छाट के आपको लिखने हैं। तो सम भाजकों की संख्या पूछेगी, ये एक सम है, ये भी सम है, ये सम है, ये भी सम है और ये सम है, कुल मिला के कितने हो गए 5, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। आप वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। ये आयतन पर आधारित सवाल है। देखिए कोई भी बड़ा आप घन ले लीजिए, अगर कोई भी बड़ा घन लेंगे आप, ठीक है, अगर हम इसको काट के छोटा छोटा घन बनाते हैं तो वो घन की जो आपकी विमाएँ होंगी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, वो बदल जाएंगी, लेकिन उनका आयतन, जो सबका आयतन, उन छोटे छोटे घनों को सब इसको काट के बनाएंगे तो उन सबको मिला के जो आयतन होगा वही तो इसका आयतन होगा। देखिए इसी से ये क्वेश्चन निकलेगा। 15 सेंटीमीटर, अब इसका आयतन कितना हो गया, लंबाई भी इतना है, घन में जो आयतन होता है उसको कहते हैं हम भुजा क्यू, यानी उसका बड़े वाले घन का आयतन हो गया ये, भुजा का 3 बार गुणा, और छोटे वाले घन के आयतन से आप इसमें अगर भाग कर दें तो आपको नंबर ऑफ क्यूब्स मिल जाएंगे कि कितने बनेंगे। तो 3 3 9 27, ये आप एक एक करके पूरा कर दीजिए, 5 5 और ये 5 बार में, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 आपका कितना हो गया 125, यानी 5 पंचे 25 पंचे 125 ऐसे छोटे छोटे घन इसमें से कुल बन जाएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 3 की घात 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल होगा। ये सवाल को कैसे करेंगे, आप 3 को इस प्रकार गुणा करते रहिए, यानी कि 3 का एक ऐसा गुणज निकालिए जो 7 से भाग देने पर एक शेषफल दे दे हमें। तो हमें कैसे 3 का गुणा करते रहना है, तो आप देखेंगे कि 3 गुणा 3, 3 3 9, 3 27, 3 81, 3 243, और 243 में फिर से 3 का गुणा अगर हम करेंगे तो कितना हमारा आएगा 9 और 2 और 7, 729, ठीक है। अब आप देखिए अगर हम इससे 7 से डिवाइड करें 729 को, तो 7 एकम 7 0, 7 चौके 28, यहाँ हमें 728 तक तो हमने पूरा पूरा काट दिया, रिमाइंडर बचा 1। हमें इसी नंबर की 3 की इसी घात की जरूरत थी बस, ये आपको थोड़ा दिमाग लगा के निकालनी होती है। यानी हमारी निकल के आई 3 की घात 6। अब इस 6 से, अब देखिए 3 की घात 6 है तो ऊपर वाले नंबर को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 तिया 18, फिर से 6 तिया 18 और 6 एकम 6। अब यहाँ पे आपकी घात बच गई 3, यहाँ पे आप सिंपल समझिए मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 6 से, तभी हम इस रूप में इसको लिख पाएंगे। 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 6 एकम 6। अब यहाँ पे 3 फिर से बच गई, तो आप गुणा में लिख देंगे 3 की घात 3, गुणा में लिख देंगे 3 की घात 3, क्योंकि हमें अभी इसको आगे सॉल्व करना है, ठीक है। 3 की घात, आपकी 3 की घात हो गई 6 और उस पर घात हो गई 331, गुणा में 3 की घात 3। ये डिवाइड कर रहे हैं हम 7 से। अगर हम 7 से अब इसको डिवाइड करेंगे, 729 है ना, ये 3 की घात चाहिए, हम पहले ही करके देख चुके हैं। 7 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1, और 3 की घात 3 होता है 27, और 27 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा 6, क्योंकि 7 या 21 होता है, 21 6 27, तो 6 गुणा 1 आपका निकल गया 6, यानी यहाँ पे 7 से इसमें भाग करने पर जो हमारा आंसर सही होगा वो होगा 6। चलिए उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको हमें 3 के इस वाले नंबर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो नीचे दिए गए नंबर के इस प्रकार वहाँ पे पहुँच जाए कि जहाँ से नीचे इससे भाग दिया जाए नीचे वाले नंबर से, तो जो हमारा रिमाइंडर है वो 1 आए, ठीक है। इस वाले गुणज को आपको निकालना होता है बस। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग दिया गया है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या हमें निकालनी है यहाँ पर। तो देखिए कैसे करेंगे। बहुभुज के अंतःकोणों का योग का जो फॉर्मूला होता है, बहुभुज के अंतःकोणों का योग जो दिया है ये बराबर आपका होता है n-2 × 180। ठीक है, n-2 का मान हमें यहाँ पे n होता है भुजाओं की संख्या, तो n-2 अगर रखेंगे इधर तो 2160 में आपका 180 से भाग हो जाएगा। ये 0 कट गया, 18 से कटेगा, 18 एकम 18, 3 बचा 18, 18 दूनी 36। ठीक है, तो n-2 आपका निकल के आया 12 और ये 2 इधर दूसरी तरफ ले जाएंगे बराबर का, तो ये प्लस हो जाएगा। 12 और 2 कितना हो गया 14 आपका। ठीक है, बड़ा ही सरल सवाल है, आपको बस सीखने के ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी से इसको सीख रहे हैं। और आप ये सोच रहे होंगे आपसे मैथ्स नहीं लगता है, आप बहुत धीरे धीरे कर पाते हैं। तो मैथ्स के लिए भाई आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी से आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अभाज्य सबसे छोटा अभाज्य पूर्णांक आपका होता है 2। आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन आ रही है, वहाँ मैं आपको लिंक दे दूंगा, आई बटन में आप क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा प्लीज़। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये जो सवाल में पूछा गया है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपका है, यहाँ से मैं करना स्टार्ट करता हूँ। 2 एकम, ये देखिए जो मिक्स फ्रैक्शन यानी कि जो संयुक्त भिन्न मिश्रित भिन्न लिखी हुई है, इसको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप पहले बदलिए। 2 एकम 2 और 1 3/2 हो गया। दूसरा वाला 11 दूनी 22 और 1 23/2 हो गया। और ऐसे ही तीसरा आपका 222 हो जाएगा। 222 और 1 223, 222 और 1 223, 223/2 और अगला आपका हो जाएगा 2 2 2 4 सॉरी बटे 2। अब इनको ऊपर वाले नंबर्स को जोड़िए। देखिए 3 2 3 3 6 और 3 9 और 3 12। ठीक है, अगला आएगा आपका हासिल 1 लगी 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7। फिर अगला आएगा 2 और 2 4 और फिर आएगा आपका 2। डिवाइड में है 2, जिसको अब भाग करेंगे अगर हम तो कितना आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 6 12, यानी 1236 आपका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा आपका 1236। यहाँ जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1236, यानी विकल्प बी सही है इसका। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a* b बराबर a² b + b² - ab है, तो ये आपको मान निकालना है। देखिए इसको कैसे करेंगे। ये आपको इन्होंने फार्मूला बना के दे दिया है, ऐसे वैसे कोई फार्मूला होता नहीं है, लेकिन ऐसे ही दिया गया है आपको कि आपको इस फार्मूले के बेस पे इसको सॉल्व करना है। तो सिंपल सी बात है, a की जगह 9 दिया गया है, b की जगह 10 दिया गया, आप यहाँ पे रख दीजिए इस फार्मूले में। तो a² यानी 9 का स्क्वायर, कितने का 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 9 गुणा 10, 81 धन 100, 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 90, ये 81 लिखा है यहाँ पे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा 91, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि x और y शून्येतर वास्तविक संख्या, शून्येतर का पहले आप मतलब समझ लीजिए। ये जो शून्येतर लिखा होता है, ये नंबर लाइन जो होती है ना, इसमें शून्य के राइट साइड वाली संख्या है, यानी ये पॉजिटिव नंबर आपसे बोला जा रहा है। अगर x और y शून्येतर वास्तविक संख्या है यानी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो दिया गया है x² + xy + y², ये कैसा आएगा हमेशा, तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा। सारी संख्या पॉजिटिव होंगी तो ये पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि मैथ में दिया गया है। आपको इन 3 के बेसिस पर चौथे का आंसर निकालना होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 4 और 3 कितना हो रहा है 7, और 6 और 1 7, इन दोनों को जोड़ के ये आ रहा है, इन दोनों को जोड़ के ये बीच का 5 आ रहा है, 8 और 7 15 और 9 6 15, इनको जोड़ के बीच वाला नंबर आ रहा है। ऐसे ही 6 5 11 और 7 4 11, यानी आपका ऑप्शन जो डी है वो एकदम सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a की घात b बराबर 125 हो तो b की घात a निकालिए। देखिए इसको कैसे करेंगे। आपको a की घात b, ये जो दिया गया है, बराबर 125। अब 125 को हम क्या लिख सकते हैं, a की घात b बराबर 5 का क्यूब, 5 का क्यूब लिखेंगे। तो अब यहाँ पर आप कंपेयर करते हैं तो a बराबर आपका आ रहा है 5 और b बराबर आ रहा है 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है b की घात a, तो हमने b निकाला है 3 और घात लगाएंगे 5, तो 3 की घात 5 का मान कितना होगा, 3 3 9 3 27 या 81 या 243, यानी 243, यानी आपका जो विकल्प ए है वो एकदम करेक्ट है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या होगी। देखिए सबसे छोटी संख्या होगी और इन यहाँ से 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं से विभाजित होगी। तो सिंपल सी बात है, ये 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का लासा होगी, और 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का लासा ऐसे निकालेंगे, हम सारी संख्याएं लिखेंगे 1 2 3 ऐसे करके 4 5 6 7 8 9 10, और इनको आप इस प्रकार काटना शुरू करेंगे, 2 से काटेंगे। ऐसे ही आपको ये पूरा नंबर काट के, मैंने पिछली वीडियो में आपको लासा निकालना भी सिखाया है और दिखाया भी है,
तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ऊपर आई बटन आ रही है, वहाँ पे क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट में पहुँच जाइए, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, बस आपको लासा निकालना है और लासा निकाल के जो गुणनखंड आएंगे उनका गुणा करके आपको जो आंसर मिलेगा ये अब आंसर होगा सी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगले सवाल से बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये सवाल जो मैंने छोड़ा है ये, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा आप ट्राई भी कीजिए ना इसको। एक लासा निकालने का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको अपने आप ट्राई कीजिए, इसका आंसर ये निकल के आएगा। चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 4 तारीख 8वां महीना 2017 को शुक्रवार है, तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। बड़ा ही सरल सवाल है, आप इसको देखेंगे कैसे। 61 दिन के बाद देखिए जो पूरा ये दिन निकालने का प्रोसीजर होता है, आपको क्वेश्चन में अगर दिन निकालने होते हैं तो ये डिपेंड करता है ऑड डे पर, विषम दिन, ऑड डे। कितने ऑड डे बच रहे हैं, ऑड डे मतलब जो एक्स्ट्रा दिन बचते हैं सप्ते के बाद, पूरे सप्ते के बाद जो एक्स्ट्रा बचते हैं। आप यहाँ देखिए 7 से अगर हम इसको सप्ते में 7 दिन होते हैं तो 61 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितनी बार जाएगा। पहले तो आप 7 8 56 होता है, 56 और फिर 5 6 5 11, 56 5 होगा 61, यानी आपके यहाँ पे 5 ऑड डे निकल के आए। 8 तो पूरे सप्ताह हो गए, 8 सप्ताह हो गए पूरे, और 5 आपके ऑड डे निकल के आए, विषम दिन। यानी आप शुक्रवार के बाद 5 दिन काउंट कीजिए, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी आपका 5वां दिन जो आएगा ये 61 दिनों के बाद जो दिन आएगा वो होगा बुधवार, यानी सी ऑप्शन आपका एकदम सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखते हैं, देखिए ये 2 समांतर रेखाएं हैं, ये वाली और एक ये वाली, ए बी और सी डी, ठीक है। इसको ये पी क्यू और एम एन काट रही हैं, तो यहाँ पर 110 जो ये मान लिखा है, ये यहाँ ये वाला कोण कितना आएगा, ये एक सीधी लाइन है ए और बी, तो ये कोण आ जाएगा 180 में से घट के 70 आपका, ठीक है। नीचे यानी बाई का मान कितना निकल गया, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। जब ऐसी 2 समांतर रेखाओं को एक ऐसी तिर्यक रेखा काटती है तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, तो बाई का मान निकल के आएगा 70। ऐसे ही यहाँ पर 120 दिया गया है, तो ये कोण हो गया 60 और यही मान होगा एक्स का, तो एक्स का मान कितना निकल के आया 60 अंश। तो बाई माइनस एक्स आपसे पूछा गया, यानी 70 माइनस 60 कितना होगा 10 डिग्री। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को मतलब 390 पर बेचने पर 20% लाभ होता है, ये देखिए ट्रिक से हम करेंगे क्वेश्चन, 20% लाभ हो रहा है, उसका क्रय मूल्य निकालना है। तो उसने अगर 100 रुपये की चीज़ है तो 120 में बेच दी, 100 रुपये की चीज़ है वो 20% यानी 120 रुपये में बेच दी, ठीक है। 120 को आपका जो मान दिया गया है वो विक्रय मूल्य ये दिया गया है यहाँ पे 390, और हमें निकालना है मान 100 का। तो वही एक एक नियम, 120 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और ये 100 से गुणा हो जाएगा, इसको काट देंगे। 3900/12 आपका आएगा 3900/12, इसको डिवाइड कीजिए, 12 × 36 बचेगा 3, 12 दूनी 24 बचेगा 6, 12 पंचे 60 यानी 325, यानी आपका विकल्प डी एकदम सही है। 325 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो उसकी जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, ये हमें निकालनी है। देखिए 65,000 हो गई है, पहले कितनी थी 60,000, कितनी बढ़ी 5,000। और जब भी कोई चीज़ परसेंटेज में काउंट की जाए तो बेस क्या होता है उसका, जो पुरानी थी वो वाला बेस होता है। जैसे हम लाभ हानि में क्रय मूल्य को बेस लेते हैं, उसी प्रकार जनसंख्या जो पहले कितनी थी वही बेस लिया जाएगा। यानी अब हम यहाँ पे देखेंगे 5,000 बढ़ी है हमारी, और कितनी थी पहले 60,000, गुणा में 100, परसेंटेज में निकालना है ना तो गुणा में 100, ये 3 जीरो कट गई, यहाँ से 1 जीरो और कट जाएगी, आपका बचेगा 50/6, यानी कि आपका 25/3। तो 25/3 कितना होता है आपका 8 या 24 और 1 25/3, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%, विकल्प सी आपका एकदम सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। ये एक फॉर्मूला होता है आपका मैन M1 इंटू D1/W1 बराबर M2 इंटू D2 बटे में W2, ठीक है। यहाँ आप देखिए, यहाँ आपका जो काम है वो है चावल खाना, ठीक है। तो आदमी कितने हैं, पहले में देखिए 40 × 30 बटे कितना काम है 200 किलोग्राम चावल खाने हैं, बराबर में M2 निकालना है हमें, कितने आदमी चाहिए और कितने दिन निकालने हैं। तो यहाँ पर 30 व्यक्ति दिए गए हैं, दिन निकालने हैं D2, और कितना काम करना है हमें 500 किलोग्राम चावल खाने हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जीरो कट गई, ठीक है, यहाँ से ये दोनों जीरो कट गई, 200 की नीचे वाली। आपका ऊपर बचा 4 × 12 और नीचे बचा है केवल 2, बराबर में यहाँ बचा है D2 × 3 बटे में 50, देखिए 2 × 6 = 12, ठीक है। यहाँ से आपका जो निकल के आएगा, आगे करूँगा मैं, देखिए 6 बराबर D2 × 3 बटे 50, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो D2 बराबर निकल के आएगा आपका 6 × 50 बटे 3, 3 दूने 6 और 50 दूने 100, यानी कि
जो हमसे पूछा गया था कितने दिनों में, तो 100 दिन में। कितने दिनों में? 100 दिनों में आंसर आया निकल के। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल, ये नीचे वाला। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ, पहले तो आप समचतुर्भुज देखिए क्या होता है। समचतुर्भुज, यहाँ हम देखेंगे समचतुर्भुज ऐसे बनाया जाता है। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन भुजाओं के बीच में 90 अंश का कोण नहीं होता है। 90 अंश का कोण होता है विकर्ण के बीच में, ठीक है। और विकर्ण एक दूसरे को जो होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर 2 हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे विकर्ण दोनों दिए गए हैं। विकर्ण की एक लंबाई, एक की 16 है और एक की 12 है, तो ये दोनों एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो एक यहाँ पे आपकी हो जाएगी 6 और दूसरे विकर्ण की हो जाएगी 16 की आधी 8। अब ये देखिए बीच में 90 अंश का कोण और एक भुजा आपकी लंब, एक आधार, तो ये आपका बन गया एक समकोण त्रिभुज, जिसमें आपको कर्ण निकालना है। ये वाली भुजा कर्ण आपको निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। कर्ण बराबर, यानी हमने मान लिया कर्ण x है, कर्ण बराबर होता है आपका लंब स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 8 अट्ठे 64 प्लस 6 छिंग 36, ये आपका आ गया 100। एक्स स्क्वायर बराबर आया 100। अगर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो 100 का वर्गमूल होता है 10, यानी x बराबर आपका निकल के आएगा 10। कितना निकल के आएगा? 10। यानी ये वाला विकल्प आपका डी विकल्प सही है, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। जो प्रश्न आपको ना समझ में आए वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और थंबनेल पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप वहाँ भी जाके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया उसके लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।